Hello guys, how are you? So today we are starting with class 9 subject science biology chapter 5 the fundamental unit of life part 2 सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पार्ट 1 में हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू सेल देखा था कि सेल किसने डिस्कवर किया, डेफिनेशन क्या है, उसके कुछ नोट्स थे 1 मार्क्स के लिए, तो वो सब हमने देखा था। तो अब हम सेल हमने डिस्कस किया था कि सेल में बेसिकली जो भी मतलब है ना अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मतलब व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो ये हमने पढ़ा था कि मतलब सेल के स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं। फिर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल 3 थिंग्स आर ऑलवेज प्रेजेंट: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो हर एक सेल में, चाहे वो कोई भी सेल हो, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वट एवर द सेल इज, हमेशा 3 चीज़ तो होंगी: सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. तो जो भी मतलब जो भी एक्टिविटीज़, जैसे हमें तो पता है कि हमारा सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो जो भी एक्टिविटीज़ सेल में होती हैं और मतलब जो सेल की एक्टिविटीज़ और उसके एनवायरनमेंट के साथ चलती हैं, तो वो ये जो 2 चीज़ें जो एक्टिविटीज़ चलती हैं ना, वो ये 3 चीज़ ही मतलब संभालती हैं, ये फीचर्स ही, इसकी वजह से ये पॉसिबल होता है एक्टिविटीज़। तो कौन कौन सी हैं 3 चीज़ें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सपोज ये यहाँ पे एक ये मतलब ये हुआ सेल, ये एक सेल है, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये जो है ना ये साइटोप्लाज्म। और ये बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर होता है सेल का, न्यूक्लियस सेंटर होता है। जो आउटर कवरिंग होती है ना, आउटर मोस्ट सेल, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं एनिमल सेल के लिए। वैसे तो प्लांट सेल में है ना सेल वॉल होती है, सेल वॉल, वो हम आगे पढ़ते हैं। और फिर सेल के अंदर जो आता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच में जो फ्लूइड है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर जो एकदम सेंटर में है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस को हम लोग है ना ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा हम लोग है ना इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे: पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में भी जो हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। तो आज हम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले हम लोग तो सेल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखो, सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, ठीक है। अब जो मतलब प्लांट सेल मतलब जो प्लांट में सेल, और एनिमल सेल जो एनिमल में हो और ह्यूमन बींग्स में हो, ठीक है। अब प्लांट सेल को देखो, जैसे प्लांट बाहर रहता है ना, उसके लिए तो मतलब कोई केयर नहीं करता, वो कभी भी मतलब विंड एकदम तेज हो, रेनी हो, वेदर कितना ख़राब हो, तो उसकी तो कोई केयर नहीं करेगा ना ज़्यादा। बस उसको हम लोग उसको वाटर देंगे डेली, और अगर कुछ एकदम विंड एकदम विंडी डे हुआ, थंडरस्टॉर्म हुआ, तो हम तो नहीं उसको देखने जाएंगे ना। तो वो कैसे बचेगा फिर? तो है ना, उसके सेल जो होते हैं ना प्लांट सेल के, उसकी एक आउटर कवरिंग होती है। देखो, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी अलावा ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल को प्रोटेक्टिव मान लो कि वो प्लांट सेल, जो प्लांट सेल है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब प्लांट को तो इतना थंडरस्टॉर्म आया, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो कैसे वो करेगा? तो वो सेल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो सेल वॉल, तो वो मतलब सेल को मतलब प्रोटेक्ट करती है, और वो मतलब प्लांट को एक स्ट्रेंथ देती है,
ठीक है। तो ये समझ लो, ये हमारा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, हमें ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इसी के उसमें है ना, ये है सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट के सेल को, ठीक है। ये हमारा सेल है रेड वाला, और इसके ऊपर है ना ग्रीन वाला, वो सेल वॉल है, वही हमारे प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसके लिए हम लोग प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई। तो हम लोग ने 7th 8th में भी पढ़ा है, ठीक है। अब आते हैं एनिमल सेल पे। एनिमल सेल में डिफरेंस मेन क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? मेन डिफरेंस क्या है कि सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। भाई एनिमल तो अपना मतलब ध्यान खुद भी रख सकते हैं ना, हम ह्यूमन बींग्स एनिमल, हमें थोड़ी ना मतलब हमारा विंडी स्टॉर्म, हम तो खुद का मतलब अगर थंडर स्टॉर्म हुआ, टेम्परेचर मतलब इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ कुछ भी है, तो हम तो अपना ख्याल तो खुद रख सकते हैं ना। पर प्लांट्स कैसे रखेंगे? इसलिए उनको एक सेल वॉल दी गई है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की उसमें, और हम तो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, इसलिए हम लोग को सेल वॉल नहीं है, हम लोग को प्लांट एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं है। तो मेन डिफरेंस यही है। और प्लांट सेल में कुछ कुछ ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। तो यही जैसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जैसे हमने बोला कि एनिमल सेल की आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब जो भी सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो सेल के अंदर का जो भी मटेरियल और सेल के बाहर का जो भी मटेरियल, ठीक है, वो उन दोनों को सेपरेट कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो भी है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स, और सेल के जो बाहर है ऑक्सीजन, CO2, ठीक है, तो वो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों को सेपरेट करती है। अब देखो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब वो कैसे? ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सिलेक्टिव मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. It also prevents movement of some other materials. That is why plasma membrane is also known as selectively permeable membrane. अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो मतलब कुछ ही सिलेक्टिव थिंग्स को, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को वो अलाउ या एग्जिट करती है। जैसे अगर वो CO2 कोई घुस मतलब CO2 एंटर करना चाह रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको इजीली मतलब एंटर करने की अलाउ करती है, ठीक है। और O2 ऑक्सीजन, और CO2 मतलब एग्जिट होना चाह रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोलेगी, मतलब वो एग्जिट होने देगी। तो ऐसी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बस सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही मतलब एंट्री और एग्जिट देती है, बाकी उसके अंदर कोई मतलब वो एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, वॉचमैन की तरह, ठीक है। वॉचमैन हम लोग बोल सकते हैं सेल की। वैसे नहीं, वॉचमैन मतलब बाहर की पीपल को नहीं कभी कभी एंटर होने देते, वो पूछते हैं डिटेल ज़्यादा, और मतलब जो भी मतलब सोसाइटी के लोग हैं उनको तो मतलब इजली एंटर होने देते हैं, उनसे कुछ नहीं क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वॉचमैन की तरह काम कर रही है कि सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को, सिलेक्टिव पर्सन्स को, सब लोग पर्सन्स ले लेते हैं, तो सिलेक्टिव पर्सन्स को एंट्री देती है और सिलेक्टिव पर्सन्स को, सब्सटेंसेस को एग्जिट देती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब वो डेलिकेट है, फ्लेक्सिबल है और इलास्टिक है, और हाँ सेल को उसका डेफिनेट शेप देती है, सेल को एक शेप देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। वही ये मतलब सिलेक्टिवली वो वाला काम, और मतलब सेपरेट करती है सेल के अंदर के सब्सटेंसेस को और आउटर को सेपरेट करती है। और हाँ ये सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। आई होप ये आपको इतना भी समझ में आया होगा कि सिलेक्टिव परमिएबल क्यों बोलते हैं, क्या काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसका शेप कैसा है, वो कैसी है और क्या काम करती है। द मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड हैंस द सेल कैन एनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस
फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट बाय एंडोसाइटोसिस। तो ये कि मतलब हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मतलब फ्लेक्सिबल होती है, डेलिकेट होती है, तो वो मतलब सेल को है ना फूड एनगल्फ मतलब फूड को इनटेक करने में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल फूड ले सकता है, इनटेक कर सकता है। ठीक है। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। ठीक है। डिफ्यूजन जैसे हमने केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का तो एक अलग है और बायो का अलग है। डिफ्यूजन इसमें क्या है, डिफ्यूजन की एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आना, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। अब जैसे हम लोग ने ऑक्सीजन इनहेल किया, ठीक है। अब हमने ऑक्सीजन इनहेल किया तो हमारे लंग्स में, तो अभी थ्रोट में तो हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन हुआ ऑक्सीजन का, और सेल तक वो पहुंचते पहुंचते वहाँ तक लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग एक्सेल CO2 करते हैं, ठीक है। सेल CO2 मतलब एक्सेल करेगा तो सेल के वहाँ पे और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे वहाँ पे CO2 हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, और जब हम एक्सेल करेंगे हमारे लंग्स, थ्रोट, नोज तक पहुंचेगा, तब वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो इसी से ये होता है। अगर सेल का एनवायरनमेंट देखो, एक सेल है और उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंटर होना चाहता है, तो सेल के बाहर उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है और वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, जहाँ पे सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो O2 मॉलिक्यूल है वो मतलब सेल के अंदर जा रहा है। तो अब सेल में एक मॉलिक्यूल मतलब एंटर हुआ तो वो स्वेल हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ते हैं। Diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external material। यही मैंने एग्जांपल दिया कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो O2 मॉलिक्यूल है वो अंदर जाता है तो वो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो इसमें डिफ्यूजन हेल्प करता है। आई होप ये डिफ्यूजन आपको समझ में होगा। ये अभी नया आया 8th में, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सॉरी 9th में, तो ये ध्यान से पढ़ना होगा। देखो अब हमने डिफ्यूजन पढ़ा, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या है, सेम ऑस्मोसिस है, बस फर्क क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आया, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही तो होता ही है। तो ये इस वाटर और सॉरी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन डेफिनेशन एक है, बस डिफरेंस क्या है कि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल आता है। द डिफरेंस इज ओनली दैट इन ऑस्मोसिस द वाटर मॉलिक्यूल is coming and diffusion other molecules except water। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक जैसा ही है, बस वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, वो आपको देखना होगा अच्छे से याद कर। इजी ये टॉपिक। अब देखो, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water। देखो अब हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, और एक बीकर लिया, उसमें हम लोग ने वाटर लिया सपोज 50 ml, और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट हम लोग ने डाला, ठीक है। अब उसमें हम चलो एक प्लांट सेल या एनिमल सेल जो भी रखते हैं। अब जो है ना जो सेल के अंदर जो वाटर है, जो H2O है, वो मतलब सेम है बाहर के, मतलब जो एक्सटर्नल जो हम लोग ने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया उसमें जो मतलब H2O है वो सेल के H2O से एकदम इक्वल है, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूट, ठीक है। तो वहाँ पे वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो, आइसोटोनिक हुआ। तो देखो दोनों के बीच का मतलब एक तरफ एक्सटर्नल का जो मतलब एक्सटर्नल जो H2O है वो सेल के अंदर जाएगा, और जो बाहर जो सेल के अंदर का जो H2O है वो बाहर आएगा। तो दोनों का सॉल्यूट इक्वल है, ठीक है, सॉल्वेंट। तो वो हमारे उसमें
मतलब आइसोटोनिक है और उसमें सेल का साइज ना तो श्रिंक होगा ना तो स्वेल होगा, वो सेम ही बना रहेगा, ठीक है। Isotonic solutions are those solutions which have the same solute and pH concentration as the surrounding body fluid or the cytoplasm. The cell size will stay the same. तो यही मैंने बोला कि बाहर का और अंदर का सॉल्यूट इक्वल है और उसमें दोनों का जब एक्सचेंज हो रहा है तो मतलब सेल मतलब एक ही जो उसका पोजीशन है, मतलब जो उसका साइज है उसमें ही रहेगा, ना तो श्रिंक होगा ना तो स्वेल अप होगा, ठीक है। अब आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि जो बाहर का है, जो एक्सटर्नल है ना, उसमें सॉल्यूट लेस होगा, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और सेल में वो मतलब ज़्यादा होगा एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, ठीक है। सेल में ज़्यादा होगा एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो वहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल, एक H2O का मॉलिक्यूल एक सेल के अंदर घुस रहा है, तो ऑब्वियसली कि मतलब सेल स्वेलअप होगा, सेल स्वेलअप होगा। Hypotonic solutions contain lesser amount of solute concentration compared to the surrounding fluid and can force the cell to rupture due to excess input of water into the cell. In this case, the cell is likely to swell up. ठीक है, मतलब एक लॉजिकल बात है कि एक मॉलिक्यूल एक सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो ऑब्वियसली स्वेल तो मतलब स्वेल होगा ना, सेल स्वेलअप होगा, सेल स्वेलअप होगा। और आइसोटोनिक में सेल का जो सेम साइज है उसी में बना रहेगा, ना तो श्रिंक होगा ना तो स्वेलअप होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है कि मतलब सेल के अंदर जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, और एनवायरमेंट में डाइल्यूट होगा, मतलब उसमें फ्लूइड ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। अब सेल में इतना सारा सॉल्यूट है, वो बाहर देगा तो ऑब्वियसली श्रिंक करेगा। जैसे हमने हाइपरटोनिक में पढ़ा था कि वो एक मॉलिक्यूल गेन कर रहा है तो स्वेलअप हुआ था, यहाँ पे वो लूज कर रहा है तो श्रिंक होगा। अगर इनटेक करेगा तो स्वेलअप होगा, और अगर लूज करेगा तो श्रिंक होगा। और आइसोटोनिक में मतलब दोनों में सॉल्यूट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के अंदर दोनों में सॉल्यूट सेम है, तो कुछ नहीं, सेल का साइज एकदम जैसे है वैसे ही रहेगा, कुछ नो स्वेलअप नो श्रिंक। और हाइपोटोनिक में सेल स्वेलअप करेगा, हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक करेगा। आई होप ये आपको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक समझ में आया होगा। ये यहाँ पे ये पूरा चार्ट है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का। यहाँ पे भी ये प्लांट में हो रहा है, यहाँ पे ये H2O ने मतलब लूज किया तो यहाँ पे श्रिंक हो गया सेल, और ये यहाँ पे आइसोटोनिक हुआ ऊपर तो वो मतलब सेम साइज था, यहाँ पे स्वेलअप हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड का प्लांट चले उसमें वो स्वेलअप हो गया। हाइपोटोनिक तो ये ऑस्मोसिस इन प्लांट इन एनिमल सेल, ये देखो यहाँ पे ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये आइसोटोनिक में जितना मतलब H2O आया उतना ही दिया तो सेम साइज रहेगा। हाइपोटोनिक में बाहर से मॉलिक्यूल आया तो स्वेलअप हुआ, हाइपरटोनिक में सेल ने दिया तो सेल श्रिंक होगा। ऐसे याद करना है कि हाइपोटोनिक में सेल ने लिया तो स्वेलअप होगा, और हाइपरटोनिक में सेल ने दिया तो श्रिंक होगा। तो ये एंडोसाइटिस हम पढ़ें तो इसका यहाँ पे मतलब है पिक्चर इमेज, इसमें ये अमीबा का एग्जाम्पल है एंडोसाइटोसिस में, कि वो मतलब एक ऑर्गेनिज्म है तो वो मतलब कैसे अपना फूड इनटेक करता है, वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेता है ना यूनिसेलुलर, तो वैसे एंडोसाइटोसिस मतलब
ये हमने पढ़ा था कि इसमें एंडोसाइटिस हमने पहले पढ़ा था ना कि क्या होता है एंडोसाइटिस में। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enables द सेल टू engulf in फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। हमने सेल का एग्जांपल देखा था कि मतलब सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड ले इनटेक कर सकती है सेल, ये हमने देखा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब उसके बारे में पढ़ा क्यों है क्या, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है जो मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिव मटेरियल को एंट्री और एग्जिट देती है, और जो भी मतलब सेल के अंदर जो मटेरियल है और जो एनवायरमेंट में मटेरियल उसको सेपरेट करती है, वो हमने देखा। फिर लिपिड्स और प्रोटीन्स से बनी होती है। डिफ्यूजन देखा, डिफ्यूजन मतलब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, और ऑस्मोसिस भी वही है, बस वाटर मॉलिक्यूल होता है। फिर ऑस्मोसिस में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। तो उसमें हमने मतलब तीन देखे थे ना सॉल्यूशंस। तो उसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक मतलब सेम, सेल का साइज सेम रहेगा, जितना सेल ने लिया उतना ही सेल देगा। हाइपोटोनिक में क्या था, सेल स्वेलअप हो जाएगा, सेल ने बाहर से मॉलिक्यूल लिया तो स्वेलअप होगा। हाइपरटोनिक में सेल ने दिया तो सेल श्रिंक होगा। बस इतना ही याद करना है। फिर एंडोसाइटोसिस में वही कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को अलाउ करती है इनटेक ऑफ फूड से, तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसको मतलब अलाउ करती है कि सेल को कि फूड ले लो, तो मतलब हेल्प करती है सेल को कि तुम फूड ले लो, इनटेक कर लो। तो बस अब आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। आज हम अब ये पार्ट 2 पूरा हो गया। आगे हम लोग सेल वॉल देखेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो सब हम लोग देखेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। और पार्ट 1 में मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही कमेंट हर वीडियो में देने का मैं भी मोटिवेटेड हुआ, मैं भी मतलब मोटिवेटेड हो, तो कि आपको अच्छा लग रहा है तो मैं भी मतलब और मतलब मन से वीडियो बनाती हूँ। सो thanks for watching my video. Don't forget to like, share my video and subscribe my channel. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. See you soon.